खुश आमदीद। हम रोशन जिंदगी की पॉडकास्ट में आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं। इस बैठक में हम सुनहरी उम्र की जज्बाती, जिस्मानी और जहनी सेहत पर बात करते हैं। ये सिलसिला हमने अपने अजीज दोस्तों के लिए शुरू किया है जो जो सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं, और इसका अगर बुनियादी मकसद हम देखें रोशन जिंदगी का, तो वो चंद अल्फाज में बयान होता है। हर कदम सेहत के संग। हमारी इस महफिल में मुख्तलिफ माहिर मेहमान शरीक होंगे जो हमें अपने इल्म और अपने तजर्बे से बताएंगे कि सेहतमंद और खुश जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बन रहे हैं डॉक्टर नवीदुल्लाह खान, जो एक माहिर और बावकार सर्जन हैं। डॉक्टर साहब का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आपका तारुफ मैं तो शायद ही करा सकूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ही ज़ुबानी और अपने ही अल्फाज में अपना पेशा वराना जो आपका तारुफ है उससे हमारे नाजरीन को आगाह करें। मेरा नाम डॉक्टर नवीदुल्लाह खान है। मैं कंसल्टेंट सर्जन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सर्जरी में, और जो स्पेशलाइजेशन मेरी है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की है। अब ज़माना है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ दी जाए, छोटे से होल्स करके पेट में जो भी सर्जरी परफॉर्म की जाए। इसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, पित्ते का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, स्टमक का, बड़ी आंत का, मैदे का ऑपरेशन। ये सारे ऑपरेशन अब छोटे छोटे सुराखों से किए जाते हैं। ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरी है, जिसे मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ 2 सेकंड के लिए ये बयान फरमा दें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। लेप्रो कहते हैं पेट को, और पेट के अंदर जब कैमरा डाल के ऑपरेशन किए जाए, यानी स्कोपी, जिस तरह हमने एंडोस्कोपी सबको पता है कि मैदे का कैमरे से मुआयना है, देखिए, तो इस तरह लेप्रोस्कोपी पेट के अंदरूनी ऑर्गन का जो अज़ा होते हैं उनका मुआयना और फिर प्रोसीजर, यानी कि सर्जरी करना। जैसे पित्ता निकालना है, अपेंडिक्स निकालना है, हर्निया में मैश जाली डाल देना, तो ये होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। मेरी जो पहली सर्जरी की रोटेशन थी, जब मैं सर्जरी में काम शुरू किया, तो वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में थी। अच्छा। जब मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारे बुज़ुर्ग होते थे। वो पेशाब की नाली और बैग हाथ में पकड़ के तकलीफ़ में फिर रहे होते थे। तो ये वो पहला लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि बुढ़ापे के साथ ये एक तकलीफ़ आती है। ओल्ड एज, हम सब लंबे अरसे के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। ये दुनिया ऐसी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है, बिल्कुल। बट दैट कम्स विद अ प्राइस। यस। और वो प्राइस क्या है? ओल्ड एज। ये कि जितना लंबा हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं, उतना हमें एज्ड होना पड़ता है। ये बड़ी मुनासिब बात की डॉक्टर साहब ने। आपने मुझे सिर्फ अगर आप के जहन में कुछ ऐसे मसाइल आते हैं सर्जरी रिलेटेड जो सीनियर सिटीजन में पैदा होते हैं, तो उनको बस ब्रीफली डिस्क्राइब ना करें, लेकिन मेंशन कर दें कि ये मसाइल जो हैं ये सीनियर सिटीजन में ज़्यादा आते हैं। जब हम सर्जरी की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो कुछ होते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स जो कि दवाइयों से हल होते हैं और उनको एड्रेस किया जाता है। बुढ़ापे के साथ जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ब्लड प्रेशर का मसला आता है, हाइपरटेंशन। तकरीबन 60% मरीज़ों को हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है, और उसके साथ दूसरा जो बड़ा मसला है वो शुगर का मसला। अब कहने में तो दोनों मसले मेडिकल हैं, या लेकिन इनसे इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
उनमें सारे सर्जिकल इश्यूज़ फिर बाद में आना शुरू हो। आने शुरू अब शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो वो आँखों को मुतासिर करेगा। बिल्कुल शुगर है और ब्लड प्रेशर है, तो वो दिमाग को मुतासिर करेगा, दिल को मुतासिर करेगा, किडनीज़ को मुतासिर करेगा। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60% सीनियर सिटिज़न्स को अगर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो उनके हार्ट की आर्टरीज़, उनकी आइज़ की आर्टरीज़, उनकी किडनीज़ की आर्टरीज़, उनके पाँव की आर्टरीज़, ये सब एट डेंजर है। तो ऐसे पेशेंट्स में, और अगर डायबिटिक भी हैं, तो उनको कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। मोतिया आ जाता है, सबसे कॉमन है, कॉमन नज़र कमज़ोर हो जाती है। या दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है कान के पर्दे के इश्यूज़। अच्छा आवाज़ कम आती है, बुज़ुर्गों को कम आना शुरू हो जाती है, और सीनाइल चेंजेस आ जाती हैं, आती है और हियरिंग लॉस, या ये बड़ा डेबिलिटेटिंग होता है, यस वो बात सुन नहीं सकते। या और तीसरी जो चीज़ है वो जोड़ों के मर्ज़ या आर्थराइटिस, ये शुरू हो ये जाता है। शुरू शुगर की वजह से ऐसे पेशेंट में पाँव के ज़ख्म और पाँव का सुन्न होना, और ऐसे मरीज़ों को चलने में मोबिलिटी के इश्यूज़ हो जाते हैं। यही वो सारे इश्यूज़ हैं जिनसे फिर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। हार्ट की सर्जरीज़, हार्ट की स्टेंटिंग ये करनी पड़ती है। किडनी के लिए इंटरवेंशन, अगर रीनल फेलियर है तो उसके लिए कैथेटर, डायलिसिस, ये सब कुछ करना पड़ता है। इसी तरह आइज़ के लिए कैटरेक्ट के ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं उनको। इसी तरह कान के लिए हियरिंग एड्स और डिफरेंट टेस्ट से गुज़रना पड़ता। ये सारी वो मुश्किलात हैं, और फिर सबसे बड़ा मोबिलिटी का इश्यू। यस मोबिलिटी में आप बुज़ुर्ग शहरी हैं, अगर उनकी पावर मसल की कम हो जाती है, तो एक सिंपल सा टास्क है बेड से लेके वॉशरूम तक जाना। ये कभी हम सोच सकते हैं कि ये टास्क मुश्किल हो जाएगा हो जाए मेरे लिए या किसी और के लिए? लेकिन एक वक़्त आता है कि ये एक सिंपल सा काम भी बड़ा मुश्किल हो मुश्किल जाता है, और उस दौरान भी आप ये देखें ये सफ़र कितना है बेड से लेके वॉशरूम तक जाने का? चंद कदम चंद कदम, लेकिन उस दौरान भी इंजरी हो सकती है। यस हम तो डरते हैं ना लंबे सफ़र पे या खतरा है इंजरी का, बिल्कुल ठीक है लेकिन इतने छोटे से सफ़र में वॉशरूम में बैलेंस के इश्यूज़, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंजरीज़, और इंजरी भी ऐसी जो कि जानलेवा हो सकती है। यस ऐसे पेशेंट्स में सर की ऐसी चोट लग सकती है जिससे हेमाटोमा बन सकता है ब्रेन में, या और न्यूरो सर्जरी करनी पड़ जाती है। ऐसे पेशेंट में हिप के फ्रैक्चर्स बड़े कॉमन हैं। ऐसे पेशेंट्स में नी के फ्रैक्चर्स, स्लिप हो जाते हैं सिंपल वॉशरूम में, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। या तो ये सारी वो सर्जिकल रीज़न्स हैं। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर अगर 60% मरीज़ों में है, बुढ़ापे में हो गया, और शुगर भी हो गई है, तो ब्रेन हेमरेज के कितने चांसेस हैं? बहुत हाई। या स्ट्रोक के, फालिज के कितने चांसेस हैं? और ऐसे पेशेंट में बाज़ औक़ात सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये वो सारी की सारी रीज़न हैं, जो हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम, या हैं तो मोबिलिटी के प्रॉब्लम, फिर लेकिन उनमें सर्जिकल इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ और सर्जिकल इश्यूज़ आ सकते हैं। हाँ सर तो इसके लिए अगर हम तैयार होंगे, तो लेटर ऑन मेरा ख़्याल है हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर लेंगे कि हम तैयार होंगे इसके लिए, या तो हम इससे बच भी सकते हैं, कुछ भी से और इसको मैनेज अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ रेज किया वो गिरने का है और मोस्टली गिरने की वजह बाजा कमर की सुनते हड्डी टूट गई है जो नुकसान हो गया इसके बारे में कुछ आप फरमाएंगे कि एक सीनियर सिटीजन इस सिचुएशन से क्या तदाबीर करे कि वो बच सकता है सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी, जी जी जो सीनियर सिटीजन्स के साथ की बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। जी जी वो होता है ब्रेन की एट्रोफी, ब्रेन के सेल्स की वीकनेस, जी जी और मसल की वेस्टिंग।
जी, ब्रेन ऑर्डर करता है और हमारे मसल एक्शन करते हैं। हम यंग एज में अगर कोई कप पकड़ना चाहें तो ऐसे जाते हैं, ऐसे पकड़ या ठीक है। ओल्ड एज में 2-3 ब्रेन में ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, सीनाइल लोगों में, सीनियर सिटीजन्स में, जिसे डिमेंशिया और अल्जाइमर्स की बीमारियां, भूलने की बीमारी, चीज़ों को पूरी तरह ना समझने की बीमारी। शुरू-शुरू में इसका अदराक नहीं होता पेशेंट को, नहीं होता बिल्कुल, नहीं होता शुरू में, और आपके फैमिली में भी किसी को नहीं नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता आपको एहसास होता है कि मैं चीज़ों को समझ नहीं रहा। या और फिर समझ, पहला काम तो एक्शन के लिए समझना ज़रूरी है ना। ज़रूर। तो ये 2 वजूहात हैं, और फिर मसल वीकनेस, और तीसरा बैलेंस के इश्यूज़। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि दे रिजल्ट्स इन फॉल्स। स्टेप मिस होना, सिंपल स्टेप मिस हो जाता। आप देखें, आजकल तो हर चीज़ नेट पे ऐसे मौजूद है, वीडियोज़ हैं, अगर आपका ध्यान मोबाइल में है और आपसे स्टेप मिस हो गया तो पूरी सीढ़ियाँ स्लाइड करके आप नीचे गिर सकते हैं। तो बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी मूवमेंट्स और स्टेप को देख रहा है। फिर एक वक्त आता है जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट कैसे हो सकती है? कोई ह्यूमन उनको उठा के या हाथ पे या सहारे से साथ लेके जाए, या या वो स्टिक यूज़ करें। सीनाइल एज के साथ कोई बंदा ये सोचे कि मुझे स्टिक की ज़रूरत है, नहीं, वो फ़ौरन कहते हैं या ईगो ईगो इन्वॉल्व हो जाती है। वो कहते हैं नहीं, मैं स्टिक लूँगा, या ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एक आम इंसान है उसको क्या शुरू करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए कि वो इस स्टेज पे भी खूबसूरती से पहुँचे और अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी हिम्मत से, तंदुरुस्ती से, इस शौक से और इस ताकत से गुजारे कि जिंदा रह के भी खुश हो। इसके लिए शायद ये समझना पड़ेगा, हमेशा यही कहा जाता है कि सिकंदर आज़म जब इस दुनिया से गया तो उसके जी, दोनों हाथ खाली थे। खाली थे। एंड ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, अच्छा, एट अ वेरी अर्ली एज। और हमें ऐसे फ़ातिहीन का पता है जिन्होंने दुनिया फ़तह की, लेकिन वो ओल्ड एज तक ना पहुंच सके। बिल्कुल। तो जब जिन लोगों को सीनियर सिटीजनशिप की ऑफ़र होती है या प्रिविलेज मिलती है, उनके उनके लिए उसकी तैयारी बड़ी ज़रूरी है। जैसे आप 30 साल, 40 साल की उम्र तक जाते हैं, 50 साल की उम्र तक जाते हैं, तो कुछ ऐसे खुद को डिसिप्लिन करना पड़ता है कि अब आप अपना ख़्याल और अपनी फ़िटनेस का ख़्याल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने करना। अगर आपने दूसरों का ख़्याल रखना, आप खुद इस काबिल होंगे तो दूसरों का ख़्याल रख सकेंगे। बिल्कुल। हमारे माशरे में एक कॉमन सोच है कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होंगे, वो हमारा ख़्याल रखेंगे। ऐसे ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों पे डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। मेरे मरीज़ पिछले दिनों, एक यंग लड़का जिसकी मैंने सर्जरी की, उसका ख़्याल रखने वाला मैं आपको बताऊँ कौन था? उसके 80 साला वालिद, बुज़ुर्ग वालिद। अच्छा, ही हैड ओनली वन अटेंडेंट। और वो जो यंग लड़का था, ही वाज़ 43, अच्छा, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पीएचडी। समहाउ और द अदर स्ट्रेस, एंग्जायटी, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो डिप्रेशन और एंग्जायटी में चल चला गया था। अब उन बुज़ुर्ग ने क्या सोचा होगा कि ये बड़ा होके तो मेरा ख़्याल रखे। ख्याल रखेगा। लेकिन दिस वाज़ इन हिज़ केस, इट वाज़ वाइस वर्सा। या
वो बुज़ुर्ग उनके साथ सारी रात रहे, बच्चे को अगले दिन वॉशरूम लेके जाना, उसको नाश्ता कराना, उसका ख़्याल रखना, उसकी केयर करना, तो वो कर रहे थे। वो बुज़ुर्ग फिट थे, तो अपना भी ख़्याल रख रहे थे और अपने बच्चे का। इस चीज़ को अचीव करने का सिर्फ़ एक ही तरीका, और वो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैंने नोटिस की है अपने माशरों में, वो ये है कि जैसे आप सीनियर सिटीजन्स भी हो जाते हैं और आपने सारी ज़िंदगी अपनी बड़ी ज़िम्मेदारियों से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी अक्ल से पूरे निज़ाम को आपने सँभाला हुआ था। अभी जब आप ऐसी एज पे पहुँच जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं उसी सेहत के या तंदुरुस्ती के लेवल पे होंगे, ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ जब ये, तो और मैं सोच, और दूसरे भी शायद उनके इर्द-गिर्द के लोग भी यही सोचते हैं। मैं सोचता हूँ ये बहुत एक डैमेजिंग फिनोमेना है कि ना वो रियलाइज़ कर रहे हैं, ना वो सीनियर सिटीज़न खुद रियलाइज़ कर रहा है कि जैसे वो सुनते हैं ना, लोग कहते हैं मेरी बस हो गई है। कोई भी नहीं कहता मेरी बस हो गई है। आपका इसके बारे में क्या तजुर्बा कहता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रियलाइज़ेशन। कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ते हैं। या हमें ये देखना पड़ता है कि लिमिट्स क्या, और वो लिमिट्स आ जाती हैं मोबिलिटी की, पावर की, थिंकिंग की, कंसंट्रेशन की। ये कितनी कंसंट्रेशन देते हैं, कितने घंटे खुद को आप मसरूफ़ रख सकते हैं या ऐसी एज में। मैं तो चूँकि सर्जन हूँ, बाज़ औक़ात मुझे 16 घंटे भी काम करना पड़ता, और सुबह मैं जब शाम को वापस घर जा रहा होता हूँ, तो बस का 10 बज जाते हैं। कभी-कभी 10 बजे घर जाके मुझे दोबारा हॉस्पिटल आना पड़ता है फॉर एन इमरजेंसी। ऐसा कब तक मैं कर सकता हूँ? एक टाइम एक आएगा टाइम आएगा जब मैंने अपने वर्किंग आवर्स को कंट्रोल कर, कंट्रोल का। अभी तो मैं कर लूँगा। एक टाइम आएगा जब मैंने रियलाइज़, जो आपकी वाली बात है, कि ये रियलाइज़ेशन आ जाना चाहिए, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़िज़िकल वर्क से मैनेजमेंट के वर्क आना चाहिए। हमें पता है कि इस वक़्त दुनिया में बहुत सारे हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, जो कि जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। इवन 70-80 तक भी एज है उनकी हेड ऑफ़ स्टेट की। अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक हेड ऑफ़ स्टेट को कितनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी उसके ऊपर। या या है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो रिसोर्सेज़ अगर अच्छे मोबिलाइज़ हो जाएँ, सपोर्ट अच्छी हो, तो एट लीस्ट 70 और 80 पे भी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आप टास्क्स दे देते हैं दूसरों को। या कंट्रोल आपके पास होता है, लेकिन टास्क को जो टास्क टास्क आपके लिए, आपकी फैमिली करती है, आपके मेंबर्स करते हैं, आपकी टीम करती है। तो जब मेरा ख़्याल है कि उसके लिए जो तैयारी है वो इस तरह करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और इसी से जो निकलती है वो ये है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, वो उनके जो जोड़ों के मसाइल होते हैं या मूवमेंट के मसाइल होते हैं, जिसको मोबिलिटी आपने फरमाया, इसको कायम रखने के लिए मैं इनको इनको अच्छी कंडीशन में या अच्छी हालत में रखने के लिए क्या आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स क्या करते रहें, क्या उनको करना चाहिए, किस किस्म की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि वो अपने जोड़ और अपनी मोबिलिटी को कायम रख सकें? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। कैसे? पहला तो ये है कि जोड़ों का मसला हो ही ना। जी, बिल्कुल। प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, एक अच्छी हैबिट रखें। जोड़ जो है ना, उस उसमें खुद कोई ताकत नहीं होती इंसान को चलाने के लिए। जो मसल्स और पट्टे हैं, वो चलाते वो करते हैं। अगर मसल्स और पट्टों को हम मजबूत करें, अच्छी एक्सरसाइज और योगा से डेली,
अच्छे प्रोटीन इनटेक से, अच्छी बैलेंस डाइट से हम अपनी बॉडी को यूज़ टू कर लें। आप देख सकते हैं एट द एज ऑफ 60 पीपल आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग, दे आर मेकिंग गुड मसल्स, या है ना? दे आर दे आर बहुत अच्छी मसल्स। दे आर वेरी स्ट्रांग। यस, देयर आर रनर्स एट द एज ऑफ 70 लोग मैराथन रनर रनिंग कर रहे हैं। या उन्होंने कैसे किया ये? ओल्ड एज तो उन पे भी आ रही है, आ रही है। जोड़ उनके भी घिस रहे हैं। एग्जैक्ट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मसल्स को स्ट्रांग किया, उन्होंने अपने लिगामेंट्स को स्ट्रांग किया। बैलेंस डाइट, योगा, एक्सरसाइज, फिटनेस, डेली रूटीन, ये प्राइमरी प्रिवेंशन। ये सब कुछ करें तो मसला होगा ही नहीं। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। डिले के ठीक है। लीजिए। नी में होता है सबसे कॉमन, या शोल्डर में स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है? योगा ना करना, जोड़ स्टिफ हो जाए और उसका पेन इतना होता है कि आप फिर कुछ कर नहीं सकते। ये प्राइमरी प्रिवेंशन होगी। सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया ऑस्टियोमल आर्थराइटिस, तो उसकी प्रॉपर मेडिकल और सर्जिकल केयर, फिजिशियन तक एक्सेस। उसमें फिर फाइनेंशियल इश्यूज कुछ आ जाते हैं और उसमें फिर गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें फिर एनजीओज को इन्वॉल्व होना चाहिए। जो बुज़ुर्गों को जिनको हो चुका है एट द एज ऑफ 70 ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनको प्रॉपर केयर दी जाए, फिजियोथेरेपी दी जाए, डेली उनको सपोर्ट, या वीकली, ट्वाइस वीकली, या ऐसे जगहों से उनको सपोर्ट मिले कि दे कम आउट ऑफ द सेकेंडरी। हो गया ना? हो गया या हो गया, ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन में फिर यह आ जाता है कि एक पेशेंट है, उसकी मोबिलिटी हो चुकी है अफेक्ट। अब उसके लिए एक ऐसी व्हील चेयर हो कि उसको लगे ही ना कि वो इमोबाइल। बिल्कुल। उसके लिए ऐसे बेड्स हों, बेड से ऑटोमेशन हो गई है हर जगह, है ना? हर जगह सोसाइटी ने व्हील चेयर के लिए वॉशरूम्स और रैम्प्स ये बना दी कि चलो हो गई है, पार्ट है ना, हाँ, लाइफ का पार्ट है। हाँ, लाइफ का पार्ट है, तो हो गया। तो फिर क्या किया जाए? फिर टर्शरी प्रिवेंशन, सोसाइटी आए या कि अपने बुजुर्ग को संभाले, उसको पार्क में जाते हुए, मूवी भी देखने के लिए जाते हुए, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसे क्रिकेट मैच देखते हुए जाते हुए, उसको वो एनवायरनमेंट दे ले या कि उसको लगे ही ना कि कि मैं मुझे कुछ रोग। कुछ रोक। सो दैट इज़ द की, दैट इज द दैट इज़ द। तो आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में एक तर्ज़ ज़िंदगी का जो इंतख़ाब है, उसमें बैठने का तरीका है, उसमें चलने का तरीका है, उसमें वज़न सँभालना है, उसमें वर्ज़िश का तरीका है, तो क्या इन चीज़ों को अपना के उम्र के साथ-साथ साल गुज़रने के बाद भी, 10 साल गुज़रने के बाद भी, क्या ये चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं? और मैं यहाँ छोटा-सा एक अपना एक्सपीरियंस बयान कर दूँ। अब मैं अपना बयान कर रहा हूँ, थोड़ी देर आप गलत पोज़ीशन में बैठ जाए ना, क्योंकि आप मेंटली किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं और आप बैठे ठीक जगह पे नहीं हुए। आप यकीन करें, ऐसी-ऐसी जगह पे दर्द बंदा महसूस करता है, थोड़ी देर के लिए चाहे, कि जहाँ वो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बैठने के गलत तरीके से हुआ है। इसके बारे में कुछ फरमाइएगा। यू आर वेरी राइट। मसल स्टिफनेस, मायल्जिया, पेन, पोस्चर इश्यूज, ये और सीनाइल एज के साथ शुरू हो जाता शुरू हो जाता है। है, और उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि हमने अपने मसल्स को यूज टू नहीं किया होता। या हमने प्राइमरी प्रिवेंशन वाले स्टेप को मिस कर दिया होता। या तो जब हम उस स्टेप पे आएंगे, हमें पता है कि अगर मोबाइल एक पर्टिकुलर पोस्चर में, हमने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, तो बाज़ का आपकी लिटिल फिंगर में पेन शुरू हो जाता है। एग्ज़ैक्टली हो जाता। हम मोबाइल अगर आधा घंटा यूज़ कर लें, तो उस आधे घंटे के दौरान मैंने नेक बिल्कुल एक पोजीशन में रखी हुई है। या आई एम अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ, उसमें पोस्चर ये होता है। अब मेरे दोनों हाथ 1 घंटे के लिए ऐसे मैंने रखे हैं। आप रख के देखें, मुश्किल, का 5 मिनट्स मुश्किल है, मुश्किल। लेकिन चूँकि हम डे टू डे कर रहे हो। दूसरा, मैं मॉनिटर को देख रहा हूँ, जिस पे मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ। मेरी गर्दन गर्दन ऐसे ऐसे है,
वो मेरी गर्दन स्टिफ रहेगी फॉर 1 आवर, कंटिन्यूस कंसंट्रेशन ऑन द मॉनिटर। कैसे होगा वो? इट मीन्स कि मुझे नेक की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो मूवमेंट पैदा करो। योगा बेस्ट है इसके लिए। योगा बेस्ट है। स्टार्ट करें योगा से। अच्छा, योगा वो मज़े की एक्सरसाइज है जो लेट के भी हो सकती है। या योगा लेट के भी हो सकती लेट के भी हो सकता है, और जो योगा फॉर बिगिनर्स है वो तो होता ही लेट लेट के है। और उसका बेसिक एम है फुल रेंज ऑफ मोशन। जॉइंट को अल्लाह ताला ने या नेचर ने जितना वो दिया हुआ है फुल रेंज ऑफ मोशन के लिए, उसको इस्तेमाल किया जाए तो जॉइंट का जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो पूरे मसल्स के साथ और लिगामेंट के साथ उस मॉइस्चर को मेंटेन करेगा, और वो फिर अगले सालों में हेल्प करता है। हेल्प कर। तो ये कैसे होगा? फिटनेस एक्सरसाइज खुद को 30 मिनट्स दें, योगा करें, वॉक करें, सिंपल वॉक। सिंपल बॉल। हमें बताया कि आजकल की जो मेडिकल इलनेस है 90% उनमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। घर से उठे गाड़ी में बैठे, बाजार तक गए गाड़ी में, वापस आए गाड़ी में या मोटर बाइक पे, ये हमारा लाइफस्टाइल हो गया। अच्छा सा रेस्टोरेंट में गए, पिज़्ज़ा खाया, डबल चीज़ बर्गर खाए और उसी गाड़ी में वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। हम बहुत कम स्वेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको अचीव करने के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल। बेसिकली एक्टिव लाइफस्टाइल या और इसी को लेके फिर हम ज़ाहिर है वो एक रूटीन हो जाती है। सुबह जल्दी उठना, ये भी एक चीज़ हमारी सोसाइटी में अब ख़त्म ही होती जा रही है। अब अब तो मैंने देखा बच्चे तो खैर बहुत लेट उठते हैं, लेकिन बड़े भी आहिस्ता-आहिस्ता लेट सोना भी शुरू हो। पहले लोग 9-10 बजे सो जाते थे। हमारा हमें पता है कि रात के टाइम में जो मेलाटोनिन है, वही हमारी बॉडी को रेस्ट देता है, मसल्स, या ताकि अगले दिन के लिए हम एनर्जी में आ। उसमें वो तो वापस अगर वो मेलाटोनिन का ख़ास टाइम है, रात 2 बजे सो रहे हैं, तो वो टाइम हमने मिस कर दिया। बिल्कुल। तो ये हमने अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बर वक़्त तशख़ीस ज़रूरी है, और आपको एक सेहतमंद भी अगर फ़ील करते हैं तो क्या सीनियर सिटीज़न्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सर्जिकल इश्यूज़ के हवाले से जाके कोई तशख़ीस वक़्त से कराएँ, या सालाना कराएँ, या हर 6 माह बाद कराएँ? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। प्रैक्टिकल जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी, जी। उसमें हम जब भी सर्जरी करते हैं तो मरीज़ से एक बात पूछते हैं, आपको ब्लड प्रेशर है? पेशेंट कहता है नहीं। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, साथ ही दूसरा वर्ड होता है, कभी चेक ही नहीं कराया। कैन यू इमेजिन दिस? या यानी कि हाँ, दूसरा जो मरीज़ हैं वो कहते हैं हाँ, कभी-कभी जब सर में दर्द होता है तो कराता हूँ, तब होता है, वैसे नहीं होता। वैसे नहीं होता। कभी-कभी जब गुस्सा आता है तो तब मुझे लगता है मुझे ब्लड प्रेशर है। या क्या वजह? सिंपल ब्लड प्रेशर हम चेक अपना नहीं करते। चेक नहीं करता। शुगर का टेस्ट कितना आसान है, हम वो नहीं करा रहे हैं। वो नहीं कराते हैं। और ये 2 बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर, जो सारी की सारी बुढ़ापे में आके मेडिकल और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2-3 दफ़ा ब्लड प्रेशर और शुगर का ज़िक्र किया। अ, एक आम आदमी की हैसियत से अगर आप सोचें, तो हमने बहुत दफ़ा ये सुना है, कई डॉक्टरों से भी ये सुना है कि अगर आपको बीपी हुआ है तो फिर शुगर भी ज़रूर हो जाएगी, या शुगर हुई है तो बीपी भी ज़रूर है। इज़ इट ट्रू? ये क्या सच है? है। इनका कोई आपस में रिश्ता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं इनको। जी, जी। हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में जी, जी। और एंजाइम्स हैं। शुगर की जो सबसे बड़ी वजह है वो पैनक्रियाज से इंसुलिन का ना निकलना। जी, जी। इंसुलिन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो अगर ख़त्म हो गई है तो खुद लगानी पड़ेगी। और
ब्लड प्रेशर होता है हमारी आर्टरीज के सख्त होने से, स्टिफ होने से। इसी तरह हमारी जो डाइट है जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, उससे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता अच्छा। और लिपिड्स ब्लड में बढ़ जाती। तो ये इंटरकनेक्टेड है। जितना शुगर अनकंट्रोल्ड हो, चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो। ठीक ठीक। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो प्योर हाइपरटेंसिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर डायबिटिक हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में हमें पता तो है कि हार्ट की रगें सिकुड़ेंगी, किडनी की रगें सिकुड़ेंगी और पाँव की रगें सिकुड़ेंगी, स्टिफ हो जाएंगी। तो उन पेशेंट्स में फिर हाइपरटेंशन आना शुरू हो जाता। और शुगर वाले पेशेंट चूँकि अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, उनमें चिकनाई भी बढ़ना शुरू हो जाती। ओल्ड एज में जितनी ओबेसिटी है, मोटापा है, उसके साथ दोनों इकट्ठी आती। ब्लड प्रेशर भी, शुगर और लिपिड्स का ब्लड में ज़्यादा होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस बनाती हैं, फालिज कर लेती हैं। हार्ट के मसले शुरू हो गए, सर्जिकल चेंजेस। मोटापा इटसेल्फ, मोटापा यंग पेशेंट हो तो अगर मोटापा उसमें आता है, वो तो खुद को मूव कर लेता है। या जैसे ही वो 45-50 तक आता है तो उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली, डेफिनेट होती है। तो ये इस तरह से सारी कनेक्टेड है। डॉक्टर साहब, जो 60-65 साल के बीच जो लोग हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद, तंदुरुस्त, सुकून और खुशी के साथ और आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो कैसे इस एज में वो कौन सी एक्टिविटीज़ करें, वो कौन से काम करें, किन चीज़ों से बचें कि वो तंदुरुस्त भी रहें, आज़ाद भी रहें और उनके साथ सुकून भी रहे? ये हमें देखना पड़ेगा अपनी सोसाइटी में कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहाँ प्लेस्ड हैं। वो शहरों में रह रहे हैं, गाँव में हैं, हमारे बहुत सारे गाँव पहाड़ों पे हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी पॉपुलेशन हमारी पहाड़ों पे रहती है। जी, जी। और इसी तरह गाँव में हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं और इसी तरह शहरों में भी। जी, जी। तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जिसे कहते हैं, 60 साल की उम्र में जब जॉब ख़त्म हो जाती है जी, जी। और पेंशन स्टार्ट हो जाती जी, जी। है, इसके लिए क्या तैयारी की जाए? बहुत सारे लोगों के ज़हन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चीज़ें होती और वो जो एक्स्ट्रा टाइम उनको लाइफ में मिलता है, उसके लिए उन्होंने शुरू से कुछ प्लान भी किया होता है। हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों ने अपनी किया जॉब भी होता है, किया लाइफ़ को होता है। प्लान बंदा सोचता है कि मैंने क्या करना, मैं नहीं रिटायरमेंट के बाद करूँगा क्या? करूँगा। तो उस लाइफ में बहुत सारे लोग गाँव में अपनी-अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग बिज़नेस में चले जाते हैं या किसी शॉप पे टाइम गुज़ारना शुरू कर देते हैं या अपना खेती-बाड़ी और इन कामों में चले हो जाते हैं। सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट अ, पार्ट बिल्कुल। रहने की कोशिश करते हैं। अब ये वो टाइम है जिसमें उन्होंने अपने आप को टाइम देना कि मुझे शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, मुझे दिल का कोई मसला तो नहीं है, मेरे किडनीज़ कैसे काम कर रहे हैं, एक सिंपल किडनी का टेस्ट होता है। बिल्कुल। मुझे यूरिन के कोई इश्यू तो नहीं हो रहे, इस एज में यूरिन के इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है और रात को ज़्यादा उठते हैं, यूरिन पास करना, यूरिन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। बंदा सोचना शुरू होता है, यार रात को मैं 3 दफ़ा उठ रहा हूँ यूरिन पास करने के लिए। फिर दिन में भी ये मसला बढ़ना शुरू हो जाता है और जब दिन में ये मसला बढ़ना शुरू होता है तो ऐसे पेशेंट्स को इवन वॉशरूम तक पहुंचना मुश्किल होता है, यूरिन कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मुश्किल। तो ये वो पेशेंट हैं जो फिर अपनी फिजिशियन के पास, मालिज के पास जाएंगे, अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, प्रोस्टेट की दवाई शुरू करेंगे और कुछ सालों तक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। फिर एक टाइम आता है कि उनको सर्जरी करनी पड़ती है और उसके लिए सिंपल सर्जरीज़ हैं जो कि अब बहुत अच्छी हो गई हैं। एंडोस्कोपिक कैमरे के ज़रिए प्रोस्टेट
की सर्जरी हो जाती है और इससे पेशेंट नियर नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी गुज़ार गुजारते। डॉक्टर साहब, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा, वो ये देखा कि जैसे अगर आप अगर जैसे घर में रहते हैं या घर के अंदर रहते हैं या एक जो भी घर का माहौल होता है, वहाँ और भी लोग रहते हैं, तो अगर आपको टाइम मिले और आप कहीं बाहर जाएँ, किसी अच्छे पार्क में जाएँ, किसी अच्छी दूसरे किसी जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो आपको एन्जॉय करने का मौका देंगे, वहाँ जाएँ, तो वो पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है, इंसान का ज़हन भी बदल जाता है और वो आपको एक मोबिलिटी भी देगा, आपको खुशी भी देगा। ये मेरे एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ कि आप एनवायरनमेंट, क्योंकि एज़ यू बिकम लाइक अ सीनियर सिटीज़न, तो फिर उसमें मैंने देखा लोग कम निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं जाता, मैं घर में ही ठीक हूँ, मैं कमरे में ही ठीक हूँ। तो मेरा ख़्याल है, जो मैं अपने लिहाज से सोचता हूँ कि निकलना भी चाहिए और बाहर के माहौल में भी रहना ज़रूरी होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। हमारे यहाँ कुछ रिश्ते हैं जो बड़े प्यारे रिश्ते हैं। जी, जी। दादी का रिश्ता, नानी और दादा और बुज़ुर्ग ताया, या ये ऐसे रिश्ते हैं और इनकी अटैचमेंट बच्चों के साथ। बिल्कुल। ये एक ऐसा टाइम है जो बड़ा ज़िंदगी में ना एक बड़ा खूबसूरत टाइम। खूबसूरत टाइम होता है, हम अपने ज़माने का याद करते हैं, तो हमें अभी तक वो फीलिंग आती है। या अभी कभी-कभी मैं अपनी वालदा को देखता हूँ, तो वो बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे भाई के बच्चों के साथ बिज़ी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्वालिटी टाइम है या और ये बड़ा अ, सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये यस, बड़ा ज़रूरी है सोसाइटी। या हमारी सोसाइटी की जो खूबसूरती है, वो इसी चीज़ से है बिल्कुल। और ये अटैचमेंट अ, दादों के पास जाना है, नानों के घर जाना है। कि ये बहुत से कनेक्शंस जो है ना, ह्यूमन कनेक्शंस और जनरेशनल कनेक्शंस, ये फीलिंग, ये सारा बहुत ज़रूरी है। तो ओल्ड एज में की एक प्रिविलेज ये भी है। लोग बिल तो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में या ओल्ड सीनाइल एज में तकलीफ़ आती है। ये एक खुशी भी है खुशी भी है, और खुश इसको बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे तो बहुत एन्जॉय करते हैं। एग्ज़ैक्टली, इट्स अ ब्लेसिंग ब्लेसिंग है, और बुज़ुर्ग भी उस चीज़ को उतना ही एन्जॉय करते हैं बिल कि मैं अगर अपनी वालदा को बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा बच्चा जो है ना उनकी गोद में खेल रहा होता है। खेल रहा हो या वो देख रही हैं, ईदियाँ देख कर रही होती हैं या वो होती हैं। बिल्कुल, तो अक्सर मैंने भी टाइम देना चाहिए देना चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कनेक्टिंग कनेक्शन है। कनेक्ट बहुत ट्रेडिशन है। या बहुत सही आपने कहा, ये बहुत सही बात की। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मुझे उस वक़्त मुनासिब नहीं समझा कि आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप किसी एज में हो, सिर्फ आपको वो आँख, वो जहन और वो सोच चाहिए कि आप ज़िंदगी की खूबसूरती को ढूंढें और जब तक ज़िंदा हैं इस ज़िंदगी को खूबसूरत समझें, खूबसूरत ढूंढें, आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। कि सीनियर सिटीज़न जो हैं वो दर्द से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए, तकलीफ़ से गुजारने के लिए आप कुछ ऐसे मौज़ूआत की निशानदेही करें ताकि उनकी वजह से हमारे सामीन को मुफीद मालूमात मिल सकें, तो हम फिर जो आगे बढ़ेंगे उन मौज़ूआत को लेके हम उनके ऊपर अपने अलहदा प्रोग्राम करेंगे सर्जरी के हवाले से। आपका ये जो प्रोग्राम है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इसमें नॉलेज, जी, इसमें होप है, जी, जी, इसमें ऑप्शंस हैं, जी, जी, इसमें हम नए-नए एवेन्यूज़ देखते हैं जी, जी, और मेरा ख़्याल है जो भी नाज़रीन या सामीन इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जी, उनको आस्ता-आस्ता पता चलता रहेगा कि हाँ, ये भी मुमकिन है,
ये भी किया जा सकता है। बिल्कुल। ये भी सॉल्यूशन है एक। तो जितना ज़्यादा ये नॉलेज आपके प्लेटफ़ॉर्म से हम फैला सकेंगे, तो हम मेरा ख़्याल है कि आने वाले प्रोग्रामों में हम इंडिविजुअली हर सर्जरी, हर बीमारी, हर जो बुढ़ापे के साथ या ओल्ड एज के साथ सीनियर सिटीज़न्स को आती हैं, उनको इंडिविजुअली भी हम एड्रेस कर सकेंगे। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, हमने उनको हारने तो नहीं देना। नहीं, नहीं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल ठीक अब ये टाइम आ गया है कि हम उनको रिटर्न करें। रिटर्न करें। उन्होंने हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए हमारी जनरेशन्स ने 80s की, 70s की, 90s की जनरेशन्स इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। और आज हम जहाँ खड़े हैं, तो अब ये टाइम आ गया है क्या कि हम हम उनको उनके लिए कुछ रिटर्न कुछ रिटर्न तो आपके जो प्रोग्राम की खूबसूरती है वो यही है कि ये अब हम जो है ना वो कर्ज़ लौटा रहे हैं और उसमें हम हर पॉइंट को एड्रेस कर लेंगे। और इंशाल्लाह। ऐसे-ऐसे मशवरे और ऐसी-ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों को फिर हाँ, ये भी ऑप्शन है, या ये भी ऑप्शन है या और इस तरह से वो अपने आप को ना हमारे लिए बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने का गुज़ार दें। जो है ना वो बन जाएँगे और फिर हमें उनको देख के खुशी होगी बिल्कुल। और वो जो एनर्जी है, वो जो खुशी है, वो हमें यंग रखेगी, हमें यंग रखेगी। बिल्कुल सही। यंग रखेगी। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, आपका आने का, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अपनी मसरूफ़ियत में से आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे नाज़रीन को आगाही दी अपने इल्म से और अपने तजर्बे से। सब सामीन की तरफ से हम आपका शुक्रगुज़ारी करते हैं और इस प्रोग्राम को, इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। सर्जरी के हवाले से डॉक्टर साहब ने हमें पहले ही आगाही दी है कि हम उन मसाइल पे बात करेंगे जो सीनियर सिटीज़न्स को आते हैं। तो अगले प्रोग्राम के अंदर हम आहिस्ता-आहिस्ता जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करेंगे, तो इसी सर्जरी के हवाले से, तो हम उसमें मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ हैं जो आती हैं सीनियर सिटीज़न्स की ज़िंदगी में, हम उनको डिस्कस करेंगे और उनके हवाले से आपको आगाही देंगे। शुक्रिया।